हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो, एकदम अच्छे होने भी चाहिए। बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है तो आप लोग अपने घर में रहो और हमारे साथ जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल है। क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चा तो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा। अगर आपके क्वेश्चन ही अराइज नहीं होंगे तो हमारे पढ़ाने का फायदा क्या है? समझ में आ गई बात? तो इसलिए हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा ठीक पढ़ाता हूँ, इसलिए जल्दी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन अराइज नहीं होके, बट फिर भी जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर को एटलीस्ट कह ही सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो कम्प्लीटली 12 बेस्ड है। आपको पता है कि केटीएस में 12 का सेक्शन चलता है, एमडब्ल्यूएफ में 11 का सेक्शन चलता है। ये आपको पता है, अच्छे तरीके से आप जानते हो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा 12 का सेक्शन है आज हमारा। तो 12 के सेक्शन में हमें आज इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक करंट, क्योंकि गॉसेस लॉ के बारे में हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ था। ठीक, हाँ, एक और बड़ी खुशखबरी है बच्चों कि हम इस कठिन परिस्थिति में, जबकि एग्जामिनेशन तुम्हारा 2 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया है, स्पेशली वो बच्चे जो आईआईटी और नीट की 2020 में अपीयर होने वाले हैं सितंबर में, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स हमने लॉन्च किया है। हमारी टीम ने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। आप काइंडली उस पर इनरोल हो और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स कर सकते हैं। ठीक, तो एकदम डेफिनेटली आप जाकर वहां पे इनरोल कीजिए, क्लियर, और डिस्कस कीजिए, क्योंकि नीट और जेई के लिए 300 क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा एक बढ़िया क्वेश्चंस का एक हमने डिजाइन किया हुआ है कि 300 क्वेश्चंस में मैं आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर दूंगा विद प्रॉपर हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड जो थ्योरी होगा वो उसके साथ। तो एक साथ इस 300 क्वेश्चंस में वो पूरी की पूरी कहानी आपकी रिपीट हो जाएगी जो फिजिक्स की है। और वो 300 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो 300 क्वेश्चन जिस दिन खत्म होंगे और आपने अच्छे से कर लिया, तो उसमें से 30 से 35 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि गारंटेड उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके नीट के एग्जामिनेशन में या जेई के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आएंगे। ठीक, और 20 क्वेश्चन अगर आप उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर आप जेई के एग्जाम में कर पाए, 35 क्वेश्चन अगर आप नीट के एग्जामिनेशन में कर पाए, तो फिजिक्स में जो बच्चा नीट में 35 क्वेश्चन कर जाता है तो समझ लेना कि वो मतलब क्वालिफाई हो गया। ठीक, वो डॉक्टर बन गया। और जो 20 क्वेश्चन कर गया वो वन ऑफ वो टॉपर्स में आ जाएगा तुम्हारा फिजिक्स के एग्जाम में, फिजिक्स में जेई में अगर जिस बच्चे ने कर दिया। ठीक, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, आप साइट पे जाएं, प्रॉपरली देखें, वहां पे सब कुछ लॉन्च किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना डिले किए हुए हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है बेटा? करंट। तो करंट बेसिकली कहते किसे हैं बेटा? बता दो, समझो समझो एक बार कि करंट कहते किसे हैं। करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। किस रेट से चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया को एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर रही है। मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है हमारे पास, वहां से चार्ज जो है एक साइड से दूसरे साइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ से क्रॉस हो रहा है। मान लो कि डेल्टा अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा की टाइम में एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस हुआ, तो एवरेज करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि करंट करंट जैसे नीट के एग्जामिनेशन में या जेई में अगर आपसे पूछा जाए करंट क्या है, जनरली लोग इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, बट ये बेसिकली स्केलर नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी ये वेक्टर को फॉलो, दैट्स व्हाई की क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं कि ये टेंसर है। तो कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है कि करंट इज अगर ऑप्शन में कहीं टेंसर है तो टेंसर मार्क करो, और अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो आप उसे स्केलर मार्क करो। ठीक है, क्योंकि टेंसर नाम की क्वांटिटी आपके 11 और 12 के सिलेबस में नहीं है, तो अगर वो टेंसर दिया हुआ है तो आप टेंसर कंसीडर करोगे, और अगर स्केलर लोगे। समझ में आ गई बात ना? क्यों बोला मैंने ऐसे, तो ध्यान याद होगा आप लोगों को। मान लो कि ये करंट यहाँ से 10 एम्पियर का आया,
यहाँ से 20 एम्पियर का आया और मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच का ये एंगल 30 डिग्री है और ये पूछ गया जाए कि यहाँ कितनी अमाउंट ऑफ करंट जा रही है, तो आप सीधा बोलोगे 10 एम्पियर इधर से आया, 20 इधर से आया, मतलब 30 एम्पियर जो करंट है वो इधर चला गया। देख रहे हो, तो इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये था, तो देख रहे हो भले ही इसका डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर है, डायरेक्शन ये क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड 20 एम्पियर और डायरेक्शन ये, बट फिर भी आसानी से ये स्केल फॉर्म में आया करोगे। सो करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम इसे कैंसर बोलते हैं, और अगर कैंसर नहीं है ऑप्शन में तो उसे स्केलर कंसीडर करोगे। बात समझ में आ गई? चलो हम आगे चलते हैं, तो ये बात समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो करंट को बेसिकली दिस वन इज एवरेज करंट, मतलब एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक साइड से दूसरे साइड इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे बोलते हैं बेटा, याद होगा आपने पढ़ा होगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डी क्यू अपॉन डी टी। तो दिस वन इज बेसिकली करंट। 10 क्लास में आप लोगों ने क्यू बाई टी पढ़ा है, तो क्यू बाई टू हर जगह यूज करना बेकार है, ठीक, आप बेहतर है कि आप इसको यूज किया करें, ठीक। दिस वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है, करंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक। और ये क्या है, एवरेज टाइम, एवरेज करंट सॉरी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना करंट यहाँ से पास किया होगा, एवरेज दैट इज कॉल्ड। तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती है, क्योंकि याद है ना आपको एवरेज क्या होता है, एवरेज के बारे में हमने डिस्कशन भी किया हुआ है। तो एवरेज एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आ गई बात, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये जो पार्ट है ये टाइम के साथ साथ कांस्टेंट होगा, और ये ठीक टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक, ये कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गई बात। तो चार्ज अगर मान लो कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हुआ और अगले 1 सेकंड में 1 कूलम ही चार्ज पास होगा, तो उस केस में क्या बोलोगे कि करंट जो है वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है, समझ में आ गई बात। लेकिन हो सकता है कि 1 सेकंड में पहले 10 कूलम गया, अगले 1 सेकंड में 15 चला जाए, अगले 1 सेकंड में 12 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक। तो ऐसे केस में करंट जो होगा वो हर टाइम इंटरवल में सेम नहीं होगा, ठीक। समझ में आ गई बात जो मैंने यहाँ पे बोली थी। अब इसके आगे चल के इस पे बहुत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं इसके ऊपर। अब जैसे देखो यहाँ पे तो ये करंट, अब देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हारे सामने डिस्कशन कर रहा हूँ कि करंट हमेशा कंडक्टर से होकर पास होता है, क्लियर है। यहाँ पे इंसुलेटर से ये पास नहीं होता, ठीक। सेमीकंडक्टर का केस अलग है, उसको अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। तो करंट का जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही आप उस कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जैसे एग्जांपल देखो कि मान लो कि एक हमारे पास कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारा। तो हमने क्या किया, इसके जो 2 टर्मिनल्स हैं इसके बीच में एक सेल को कनेक्ट कर दिया। सेल क्या होता है बेटा, सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाले डिवाइस है, वो कभी भी चार्ज को प्रोड्यूस या करंट को प्रोड्यूस नहीं करती, वो बस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर देती है। तो देखो ये सेल में इसको क्या बोल के, जो लंबा वाला गंगा है इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, ठीक, उसको हम लोग बड़े वाले साइन, बड़े वाले लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो नेगेटिव होगा उसको हम लोग छोटे वाले लाइन से कर रहे हैं। मतलब यहाँ इसकी इस वाले इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल ज्यादा है और इसकी पोटेंशियल कम है, तो मैं इसकी पोटेंशियल को वी पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ये वी नेगेटिव। तो जैसे इस बड़े वाले के साथ इसको कनेक्ट किया, यहाँ की भी पोटेंशियल वही होगी, यहाँ की भी पोटेंशियल वही होगी, ठीक है ना, वी नेगेटिव। मतलब जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी बेटा, ये इसको हम लोग जनरली वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से फायदा क्या हुआ, आपको पता है कि जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, ये भी आप जानते हो। तो देखो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गई बात। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके अंदर क्रिएट हुआ है बेटा, इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, समझ में आ गई बात। अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपने तो पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बताओ बताओ।
किसी का आंसर है इस पार्ट पे? देखो, वो आइसोलेटेड कंडक्टर था। समझ में आ गई बात? हमने उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, वो एक आइसोलेटेड कंडक्टर था। उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे जीरो है। यहाँ तो हमने बकायदा एक सेल को कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है। ठीक, तो आप अगर यहाँ पे मान के चल रहे हो कि ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट मतलब एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। बोल के ना बेटा, ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन जाएगा। दोनों पे चार्जेस सेम, ठीक, एक पे प्लस और एक पे माइनस, दोनों की मास सेम। ठीक, बस फर्क क्या है कि जब भी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे या किसी भी फील्ड में रखोगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन मूव करेगा, इसीलिए हम इसको एंटी पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और भी देखोगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हो गया, एक और आएगा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल तो हम इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो खैर छोड़ो, पॉजिट्रॉन को अभी मैं थोड़े देर के लिए उसको वैसे ऐसे ही रखता हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन पे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होंगे पीछे की तरफ, और इस रास्ते से होकर यहाँ पे पहुंचेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, बैटरी का काम क्या है? उस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ से यहाँ पहुंचा देना। इसके लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ पे पहुंचा अब उसको यहाँ से यहाँ उछल के वो जाएगा नहीं। ठीक, तो बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ से यहाँ प्लेस कर देगा। ठीक, अब इसके लिए उसको वर्क करना है, वर्क करेगा मतलब एनर्जी लूज करेगा। तो देखो, जब भी करंट फ्लो होता है तो जो एनर्जी जो लूज होती है वो किस फॉर्म में जाती है? देखा होगा, कनेक्टिंग जो वायर्स हैं या जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, बैटरी जो सेल कनेक्ट है वो गर्म हो जाता है। तो इसमें जितनी भी एनर्जी है उसका बहुत सारा फ्रैक्शन जो है वो हीट के फॉर्म में बर्बाद होता है। ठीक है, खैर वो हमारा लैकर डिस्कशन है, अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं। तो क्या करना पड़ा, बैटरी को वर्क करना पड़ा एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ जाने में। तो जितना वर्क करना पड़ा बैटरी को डिवाइडेड बाय द चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ। ठीक, थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, बट ये फोर्स नहीं है, ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब जो भी चार्ज यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन ही मान लो इस केस में, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले जाने के लिए जो भी उसको काम करना पड़ा है, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन में देखना कि ये जो इसके बीच में ईएमएफ गिवन होता है, ई से रिप्रेजेंट करके जाती है या जाई से रिप्रेजेंट करके जाती है। जनरली इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है या फिर ऐसे जाई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ताकि उसका वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। और ईएमएफ जो है वो एक ये जो ईएमएफ है और पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जानते हो। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये क्या है? ये नॉन कंजर्वेटिव है ना? ये कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको याद होगा कि ये सब कुछ कंजर्वेटिव है, ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ईएमएफ नॉन कंजर्वेटिव नेचर के कारण होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंजर्वेटिव नेचर के कारण होता है। तो जब भी मान लो कि कोई भी सेल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे सेल बेसिकली बनाते कैसे हैं, ये रहा हमारा सेल, ये दो इलेक्ट्रोड्स है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, आयन यहाँ से एक से मान लो कि आयन लिबरेट होकर इसके ऊपर आ रहा है, जैसे तुम इसके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे, ठीक, कनेक्शन को जैसे ही सेटअप करोगे वो होगा क्या कि यहाँ से जो आयन इस यहाँ से लिबरेट होकर यहाँ पे आया, वो आयन इस डायरेक्शन से मूव करके फिर यहाँ पे आया, फिर उसको इलेक्ट्रोलाइट से होकर ऐसे गुजरना होता है। जैसे वो आयन यहाँ पे आया, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे इंटरनल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक, इलेक्ट्रोड्स हैं, वो इंटरनल रिएक्शन होगा, वो आयन फिर से लिबरेट होगा। अब वो आयन को यहाँ से चलकर यहाँ जाना है वाया इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। ठीक, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जनरली सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सेल है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स, ये जो इंटरनल मैकेनिज्म के कारण रेजिस्टेंस आया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल
रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? तो ये इसका इंटरनल पार्ट है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को सेल बोलते हैं। जनरली क्वेश्चन में देखना कि इसको हटा के ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक, वो ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है आइडियल सेल है, तो किसी भी तरीके का यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस इज जीरो। तो दो केसेस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है, एक जब सेल आइडियल हो, दूसरा सेल से करंट जीरो। ठीक, वो अब आगे देखेंगे किस तरीके से। बस इतना ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा बोला गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो दो केसेस पॉसिबल होगा। या तो क्वेश्चन ने वो ये बोला होगा कि ये आइडियल सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगी, या फिर उस सेल से रेजिस्टेंस नहीं जा रही होगी, सॉरी उस सेल से करंट नहीं जा रही होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? तो इस पूरे को सेल बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ना, एक तरीके से इन्हीं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। और ये हो गया इसका टर्मिनल, यहां से लेकर यहाँ, ये पूरा सेल है ना, ये टर्मिनल। तो इस टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V प्लस और V माइनस लिखा है हमने। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल और ईएमएफ ऑफ द सेल दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब सेल आइडियल होगा या फिर करंट थ्रू का सेल इज जीरो। समझ में आ गई बात? खैर आगे हम इस पे डिस्कशन करेंगे, फिलहाल तो हम इस पे बात कर रहे हैं। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, उस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर जाना है, उसके लिए बैटरी ने काम किया। दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। समझ में आ गई बात? तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आया, उसके पास अब एक रास्ता हो गया, फिर यहाँ पे आया। फिर जैसे यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच कर यहाँ लेकर जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ गई बात? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यहाँ से यहाँ लेकर आया, ठीक, इलेक्ट्रॉन के पास फिर से यहाँ पे देखो कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर मतलब कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं है, वो आसानी से ऐसे फ्लो करके हुए यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक, इसको अब यहाँ से यहाँ जाना है ताकि पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट होता रहे। बैटरी यहाँ से उसको उठाकर यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक, तो बैटरी का बेसिकली वर्क क्या है? बैटरी का बेसिकली वर्क है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दी जाए, कॉन्स्टेंटली उसको मेंटेन रखी जाए। अगर वो जैसे वो मेंटेन हो गया, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा बिल्कुल स्मूथ होगा, सर्किट में करंट जो होगा बिल्कुल स्मूथ होगा। ठीक, और इस काम को करने के लिए इस बेचारे को कॉन्टिन्यूअस वर्क करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से बैटरी कॉन्टिन्यूअसली डिस्चार्ज होकर फाइनली खत्म हो जाती है। और अगर चार्जेबल बैटरी है तो हम उसे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हम उसको चार्ज कर लेते। ये पूरी की पूरी कहानी हमें अच्छे तरीके से पता है कि हम करके क्या है, और भी डिस्कशन इससे हम आगे करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सार्थक, गुड मॉर्निंग आदित्य। अब देखो बेटा यहाँ पे, तो ये बात समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। तो करंट का फ्लो समझ में आ रहा है। तो एक सवाल मेरे मन में ये बन रहा है कि पता नहीं बच्चों को ये समझ में आ रहा है या नहीं, करंट बेसिकली है क्या? मैं एक काम करता हूँ, सेल समझ में आ गया ना, मैं इसको आइडियल कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस नाम का कोई भी चीज हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको, मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ मैं इसको। तो ये रहा अपना सेल, आइडियल सेल। इस तरीके से इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेसिकली ये करंट अपने साथ लेकर क्या चलता है, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब चार्जेस के मूविंग की ऐसी क्या खूबी हो गई जिसकी वजह से हम सर्किट में, मतलब हमारे घर में एक, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, बिना आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी चीज यूज नहीं होता, तो ऐसा चार्ज के मूवमेंट से क्या हो जाता है? बस ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्योंकि अक्सर आप बोलते हो ना कि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। चार्ज अगर मूव कर रहा है मतलब उस पास से करंट पास हुई है। ठीक, तो करंट अपने साथ कैरी क्या कर रहा है? चार्ज वो अपने साथ कैरी क्या कर रहा है? क्या वो करंट को कैरी कर रहा है? बेसिकली क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज तो कोई कैरियर, मतलब चार्ज एक कैरियर है, वो किसी ना किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके चल रहा है। तो वो बेसिकली लेकर चल क्या रहा है? तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ध्यान से समझो इसको। जैसे इस केस में अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ। तो इसीलिए को बोलते हैं कि बेसिकली किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन को कन्वेंशनली बोलते हैं कि करंट जो है उस डायरेक्शन में गई है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन बोलते हैं, या फिर अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, यही बोलते हैं ना। और मूव करंट ही करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बेचारा न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, प्रोटॉन जो है बाउंडेड है।
समझ में आ गई बात? वो आसानी से मूव नहीं करके, वो लैटिस मूव नहीं कर पाती इतनी आसानी से, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अवेलेबल होते हैं हमारे पास कंडक्टर के अंदर, इंसुलेटर में इसीलिए नहीं होता करंट। क्यों? क्योंकि एक तो लैटिस के साथ जितने भी प्रोटॉन्स है वो बंधे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स काफी टाइटली बंधे हुए हैं अपने एटम के साथ, तो आसानी से वो फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाते, इसीलिए इंसुलेटर में करंट जीरो होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, तो मैं क्या ऐसा मान लूं कि इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ जा रहा था, इसका जस्ट एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो पॉजिट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन्स गए हूँ, सॉरी प्रोटॉन्स बोल रहा हूँ, पॉजिट्रॉन्स गए होंगे, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। तो सवाल ये है कि करंट बेसिकली अपने साथ कैरी क्या कर रहा है, इस बात को समझोगे। ये देखो, ये पॉजिट्रॉन जा रहा है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोनों सेम होता है, ठीक? इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन लिख देते हैं, पॉजिट्रॉन पे प्लस लिखना, ठीक है? अब ध्यान से देखो तो कि जो पॉजिट्रॉन यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे आया, तो याद करो यहाँ की पोटेंशियल वी पॉजिटिव है, तो यहाँ उसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, है ना? इतनी एनर्जी होगी इस चार्ज के पास, ठीक? इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ इसके अंदर कोई चीज है, ठीक है? अब ये जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, यहाँ पे कितना हो गया पोटेंशियल? E इंटू वी नेगेटिव इज लेस देन वी पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे ये इस तरफ गया, काफी एकदम टाइटली यहाँ से आगे की तरफ चला 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 चला, यहाँ पे लूज हो गया, एनर्जी उसकी बिल्कुल झुक गया, ठीक? अब बेचारा झुकते हुए यहाँ पे आया, इसके पास आया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। अब यहाँ पे जैसे ही आया, बैटरी ने देखा कि अरे यार इसकी एनर्जी को गायब हो गई, ठीक? यहाँ से देखो, यहाँ एनर्जी ज्यादा था, यहाँ एनर्जी कम है, मतलब ये पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ से चलकर यहाँ आने में कितनी एनर्जी लॉस हुई है? ई वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी बेटा? समझ में आ गई बात? तो ये लॉस ऑफ एनर्जी गया कहाँ? यही तो लॉस ऑफ एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जब भी करंट उस रास्ते से पास होता है, फैन हमारी रोटेट कर रही है, यही तो लॉस ऑफ करंट के मूवमेंट से ये जो लॉस ऑफ एनर्जी जो हुआ है, यही तो लॉस ऑफ एनर्जी फैन के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली जाती है, फैन रोटेट करती है, टीवी फ्रीज एवरीथिंग जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग फॉर्म में उसको यूज करके फैन मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म में उसको यूज करके, तो बहुत सारे आयरन अगेन हीट के फॉर्म में। समझ में आ रही बात? तो वो आता कहाँ से? यही देखो लॉस ऑफ एनर्जी। समझ में आ गई बात? यहाँ इतनी एनर्जी की, यहाँ इतनी है, ठीक? वो लॉस ऑफ एनर्जी है। अब बेचारा ये यहाँ आने में कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है नहीं, बेचारा धीरे धीरे आराम से यहाँ पे आया, झुका हुआ है, यहाँ पे आया, जैसी बैटरी ने उसको किया कि अच्छा तेरे पास इतनी एनर्जी कम हो गई, ये ले वापिस से इतनी एनर्जी उसने दे दी, ठीक? फिर से वो यहाँ पे पहुंचा, वापिस इतनी एनर्जी, फिर से टाइट, ठीक? फिर आगे की तरफ मूव किया, बेचारा झुक गया, ठीक? आया यहाँ पे बेचारा भीख मांगने, इसने फिर से उसको ये किया, फिर वापस टाइट होकर यहाँ पे पहुंचा, और ये काम कॉन्टिन्यूअस चलता जा रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना यहाँ पे? तो ये क्लियर हो रहा है ना कि आखिर इसका यूज क्या होता है, कंडक्टर का यूज क्या होता है? इसके अंदर वो लॉस ऑफ एनर्जी, और वही जो लॉस ऑफ एनर्जी है हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना कि इलेक्ट्रॉन, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि एनर्जी बेसिकली जो करंट का सेंस क्या है? करंट जो है यहाँ पे देखो, चार्ज जो मूव कर रहा है, तो चार्ज के मूवमेंट से फायदा क्या हुआ है? लॉस ऑफ एनर्जी हुई है, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर है यहाँ पे बच्चों? ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो करंट का डेफिनेशन पता चल गया, करंट का यूजेज पता चल गया आपको, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखो, जो ये कंडक्टर है, कहीं ना कहीं से ये जब चार्ज एक साइड से दूसरे साइड जा रहा था, तो एनर्जी लॉस हो रही थी, ठीक? तो एनर्जी जो लॉस हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है। तो हर एक कंडक्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस रेजिस्टेंस को बोल लिखते कैसे हैं बेटा? R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाई ए। रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए। सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, मतलब कितना आसानी से
इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है कंडक्टर में, उसकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, कितना मुश्किल से वो मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलो, क्लियर है यहाँ पे बेटा, ठीक। तो दिस वन इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है और ये कभी कभी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मतलब लार्ज स्केल में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होने लगता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स के पास टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर इज बेसिकली द मापदंड ऑफ हीट, सिंपली ऐसे ही बोलो, ठीक है ना। मतलब मेजरमेंट ऑफ हीट वो टेम्परेचर है, ठीक है, वो यूनिट है जो कि हीट को मेजर कर रहा होगा, क्लियर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी बढ़ गई उसके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास, अब वो चारों तरफ रैंडमली भागना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो दो लगातार दो कॉलिजन, जैसे मान लो कि इधर से भागा, यहाँ कोलाइड हुआ, यहाँ भागा किसी और से कोलाइड हुआ, तो पहले क्या हो रहा था, बड़ा आराम से चल रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ हिट हुआ, अगला यहाँ पे मान लो 1 सेकंड बाद यहाँ पे हिट हुआ, अब इसके पास एनर्जी बढ़ गई, कट कट, बताओ 1 सेकंड से कम टाइम लगा या ज्यादा लगा, कम हो गया ना। तो टाइम जो ना, कोलिजन जो टाइम है वो डिक्रीज हो गया, और कोलिजन टाइम डिक्रीज होने का मतलब है कि कंडक्टिविटी का घट जाना। समझ में आ गई बात ना, क्योंकि कोलिजन बहुत फ्लुएंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पास होने में बहुत दिक्कत होने लगेगी, तो कंडक्टिविटी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात ना। और यही बिल्कुल उल्टा बिहेवियर होता है सेमीकंडक्टर में, जो कि सेमीकंडक्टर का हमारा पार्ट है, ठीक है। जिसमें एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था पोटेंशियल बैरियर को लेके, तो पोटेंशियल बैरियर जो नाम का टर्म है वो हम वहां पे देखेंगे सेमीकंडक्टर में, जहाँ पे डायोड के क्रॉस पोटेंशियल बैरियर जो आ जाता है, एक एन सेक्शन पी सेक्शन अलग अलग थक जाते हैं और फिर बीच में एक बैरियर तैयार हो जाता है, जिसको डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं या पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। हम खैर उसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली प्रॉपर्टी की है, देख लो ना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो जब भी ध्यान रखना कि मान लो कि कोई भी एक कंडक्टर इस तरीके का है, ठीक, करंट जो है तुमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया था, इस तरीके का एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया करंट इस डायरेक्शन, तो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ये एरिया जो देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और करंट जिस तरफ मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जो लेंथ वो कवर कर रहा है, इसी को एल बोलते हैं। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जिसमें तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक, कि एल क्या है, ए क्या है। तो करंट के डायरेक्शन में जो वो लेंथ कवर कर रहा है वही एल है, करंट के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, एंड रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंडक्टर। तो जनरली जो तुम्हारे पास सवाल होगा वो क्या होगा, ये मान के चलेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही तुमसे रेजिस्टेंस पूछी जा रही है, या हो सकता है कि टेम्परेचर को चेंज करके भी पूछ दे। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जानी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक लॉ वहां पे, याद है कुछ, किसमें पढ़ा था आप लोगों ने, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, एक्सपेंशन में, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, याद है कुछ, कि फ्रैक्शनल चेंज इन या फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ is directly proportional to increase in temperature. Exactly in the same manner, fractional increase in resistivity is directly proportional to increase in temperature. इसका मतलब ये क्या है, resistivity at temperature T minus resistivity at temperature T naught. T naught इसके reference temperature जनरली रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले ली जाती है, डिवाइडेड बाई रेफरेंस टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, T minus T naught. T minus T naught. T is the temperature जिस पे रेजिस्टिविटी ये रहा, और T naught is the temperature जिस पे रेजिस्टिविटी ये रही। तो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, रो T naught 1 प्लस अल्फा T minus T naught. So this one is the formula for resistivity as a function of temperature. तो कभी अगर ऐसा सवाल हो जाए, ठीक है, और अगर मान लो कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, मैं अगर इसके लीनियर एंड एरियल एक्सपेंशन को इग्नोर करूं, मैं ये मान के चलूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट हुआ है, लेंथ और एरिया का जो रेशियो है वो अभी भी कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में आप बोल सकते हो ना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो बिल्कुल जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है उसी तरीके से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है,
रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इस अल्फा को क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर जो अल्फा है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? तो बिल्कुल लीनियर एक्सपेंशन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, मैं ये कब लिखा जाएगा? जब ये L/A रेशियो फिक्स करे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो चेंज अगर ना हो तो उस केस में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा होगा। रेजिस्टिविटी जैसे चेंज होगा वैसे ही रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है वो आपने सीख लिया। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो गिब्सन इसका फॉर्मूला, इससे छोटे मोटे क्वेश्चन नीट वगैरह में आ ही जाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी आ जाते हैं आपके 12th एग्जामिनेशन में, तो जरूरी आते हैं। ठीक है, तो इतनी पूरी बात जो है उसको एक बार नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। कमेंट में आंसर बताया करो बच्चों, क्योंकि आप लोग आंसर बताओगे तभी तो टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा। आंसर लिखा करो, ठीक है ना? कमेंट दिया करो, कमेंट दोगी तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमने यहाँ पे देख लिया। तो रेजिस्टेंस के केस में जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस के ऊपर देता हूँ। एज्यूम इट कि हमारे पास एक क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, लेट द लेंथ इज ई, ये वाली लेंथ बी और ये वाली लेंथ सी। ठीक है, क्यूबॉइड है, तीनों साइड्स गिवन है हमारे। ठीक, समझ में आ गया? सो हमें रेजिस्टेंस फाइंड, क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक, ये देखो, ये जो सामने वाली जो फेस देख रहे हो ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ठीक, ऊपर वाले पॉइंट सरफेस के लिए मैं पॉइंट यहाँ पे सी ले रहा हूँ और नीचे वाले के लिए डी। ठीक, अच्छा, जो पीछे, जो इसके पीछे वाला जो है उसके लिए ई, और ये जो सामने वाले हैं हमारा वो कौन सा है? एफ। कि ये समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस बेसिकली है किस तरीके का बेटा? ठीक, जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक कॉपी है। ठीक, ये कंडक्टर, ये तुम्हारा यहाँ पे क्यों, तो यहाँ देखो इसके सारे फेसेस दिख रहे हैं। ये फेस जो है तुम्हारा, ये फेस पीछे वाला, ये ऊपर नीचे, इसके 6 फेसेस है, ये आप लोग को दिख रहा है। ठीक, कुछ जो सामने वाली जो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे बताई है वो एफ है। जो ये वाला देखो, ये वाले फेस का पॉइंट कौन सा है? एफ। पीछे वाले का ई, इधर वाले का ए, ये बी, ऊपर वाले में सी और नीचे डी। मतलब आपको ए और बी के बीच में, जैसे मान लो कि यहाँ पे आर, फाइंड आर इक्विवेलेंट, या आर लिख लो सिंपली। रेजिस्टिविटी इसकी रो गिवन है विच इज कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी। दूसरा सवाल बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, अच्छा ये डी है बेटा। तीसरा सवाल बिटवीन ई एंड एफ। चलो एक कोशिश करो तो सब लोग आंसर बताओ मुझे जरा, सब लोग आंसर बताइए मुझे, खुद से सोचिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ए और बी अगर बोला जाए तो इस एंड, ये एक एंड है, ये एक एंड है, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बताना, मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में। समझ में आ गया? उसी तरीके से तुम्हारा सी एंड डी है, तो ऊपर वाला और नीचे वाले ये दो टर्मिनल्स हो गए, इनके बीच में आपको बताना है। तो इस बात का जरा ध्यान रख के आप जरा बताइए मुझे। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा हर टाइम होता है, सेल जब भी आप कंसिडर करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस को होगा ही होगा उसके साथ। बस दो केसेस में इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो मान लिया जाता है। एक तो आइडियल केस, जब भी क्वेश्चन में आपके सामने आइडियल सेल बोला जाए आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कंसिडर कर लेंगे, या फिर सेल से कोई भी करंट पास नहीं हो रही हो। तो वैसे केस में जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, बिकॉज आर इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? हाँ, आया आया बच्चों, यहाँ पे किसी का आंसर आया? ए और बी के बीच में बताओ।
सबसे पहले मैंने क्या बोला आप लोगों को कि यहाँ ध्यान से देखो, करंट का डायरेक्शन, तो जो दो टर्मिनल गिवन है ना उनके बीच में सबसे पहले को एक सेल को कनेक्ट कर लो ताकि डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हें समझ में आ सके। जैसे मान लो कि ए और बी के बीच में अगर बात करना है, मैं इन सबको हटा रहा हूँ, जिनको पॉइंट्स के बीच में निकालना है मैं बस उन्हीं दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। ये हो गया, ये खत्म। तो इसके और इसके बीच में क्या करो, एक सेल को कनेक्ट कर लो। ये रहा हमारा सेल, कनेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ पे? अब जरा देखो तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो करंट यहाँ पे ऐसे एंटर हो रहा होगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ई होता है ना। तो रो तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो गिवन है। तो ये कितना हो गया, रो हो गया। एल, एल क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, जिस दो टर्मिनल के बीच में निकाल लो उनके बीच का गैप। देखो तो करंट कैसे जाएगी, वो इस तरफ से ऐसे चल के इधर को जाएगी। तो देखो तो ये वाली जो बात है जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमारा टर्मिनल है, ये करंट, तो जो करंट है वो यहाँ से चलकर यहाँ तक आया है। तो ये वाली लेंथ कितनी है, देखो ये है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, एल हो गया ए डिवाइडेड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने क्या बोला था कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका परपेंडिकुलर फेस, फेस एरिया। ठीक, तो देखो कि यही है ना फेस, ये वाला, ये फेस हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस फेस की एरिया कितनी हो जाएगी, देखो तो इस वाले फेस की एरिया कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी है बी, ये वाली लेंथ कितनी है सी, है ना। तो ये बी टाइम सी रेक्टेंगुलर है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा यही कंसीडर करना है कि लेंथ क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, इस बात को समझोगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ जल्दी से, सब लोग बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं हुआ? कैसे नहीं हो रहा भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो ये रो हो गया। अब देखो कि सी और डी, सी और डी कौन से पॉइंट थे, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सी और डी के बीच में सेल कनेक्ट कर लेंगे। तो देखो कि जरा इसके बीच में अगर हम सेल कनेक्ट करेंगे तो सी और डी पॉइंट कौन से थे, ये था हमारा पॉइंट सी और ये वाली पॉइंट थी डी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दूं इस तरीके से इनके बीच में, तो देखो करंट ऐसे एंटर होगा, तो यहाँ पे करंट यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगा। तो लेंथ कितना है देखो तो बेटा, यही है ना लेंथ सी। तो सी डिवाइडेड बाई, देखो ये जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है वो ये है ना, परपेंडिकुलर एरिया। तो ये कितना है बता दो, ये कितना है बी और ये कितना है ए। तो ये हो गया ए बी। क्लियर, समझ में आ गया? बिल्कुल उसी तरीके से अगर इसके अबाउट लिख रहे हो, ये ई है और ये कौन सा था, एफ था। तो ई और एफ के बीच में देखो अगर यहाँ पे सेल कनेक्ट करके तो करंट इधर को जाके तो लेंथ कितना हो गया ए। तो क्या लिख लेंगे इसके केस में, आर इज इक्वल टू रो। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा ये तो शायद निकाल लिया था ना हमने, ये ए और बी था। ओके ओके, ये तो हो गया था, ये कर लिया, पहला क्वेश्चन ही था ये ए और बी। ई और एफ ये है, ये सामने वाली फेस जो है ये थी ई और पीछे वाली फेस शायद एफ, या फिर ई ये एफ ये। अगर इनके बीच में कनेक्ट करो तो देखो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से चल कर उस तरफ। तो लेंथ कितना कवर किया उसने बी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो यही सामने वाला दिख रहा है ना, यही है ना उसका परपेंडिकुलर एरिया, वो कितना है ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ए सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे नीट में और जेई में पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गई बात? तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया जहां पे रो कांस्टेंट है। कभी कभी क्या करेंगे, बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के ना रो को वेरिएबल बना लेंगे। जैसे देखो यहाँ देखो, मान लो कि रो को ऐसे कह दिया, रो जो है वो चेंज है, एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक, इसके दो एंड्स ए और बी है, इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ जो है वो एल है, बट रो वेरीज है। आप इसको ओरिजिन मान लो, आप इसको ओरिजिन मान लो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है 2x+3 ऐसा। मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी कुछ है, देखो एक्स को 0 प्लेस करो तो रेजिस्टिविटी कितना आ जाएगा 3, जो तो आपको पता ही है। क्लियर, उसके साथ ये चेंज होकर जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि इस पूरे की रेजिस्टेंस बताओ। तो आप तो अच्छे तरीके से जानते हो कि आगे जैसे देखो लेंथ कितना कवर कर रहा है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए, लेकिन रो वेरिएबल है। मतलब जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो रो जो है वो आगे जैसे बढ़ते जाओगे वो चेंज होता जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक,
तो क्या हर एक छोटे से मान लो कि इसको मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे स्लाइसेस कर दूं। मान लो कि ये केक है, उसको बीच बीच से काटता चलो, बहुत ही छोटे थिकनेस वाली, ठीक। जैसे ये एक स्लाइस मैंने यहाँ पे बना दी, ये मान लो कि एक छोटा सा स्लाइस है इसका, ऐसे काट दिया मैंने, ये इस तरीके से काट दिया, इसको काट के बाहर निकाला, ठीक। तो इसकी रेजिस्टेंस और ऐसा स्लाइस आगे की तरफ होगा, क्या उसकी रेजिस्टेंस सेम होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी सेम? क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज हो गई। भले ही मैं मान लूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी भी ए है, लेंथ सब इक्वल लेंथ का सब ऐसे स्लाइसेस अगर मैं बना लूं, तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जो है उसमें लेंथ क्यों सेम आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आ गया, बट रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ रही है? तो यहाँ से लेकर इस तरफ आगे बढ़ के जाओगे, सब रेजिस्टेंस ऐसे जितने भी स्लाइसेस यहाँ से यहाँ के बीच में बन सकते हैं, ठीक, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, उन सबकी रेजिस्टेंस पोजीशन टू पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है। तो उन सारे रेजिस्टेंस को आप सिंपली रो एल बाई ए नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि एक स्लाइस लेकर उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं मान लूंगा यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके ये जो स्लाइस कट किया हमने उसकी थिकनेस है डी एक्स। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसा कुछ एक स्लाइस है, ऐसा काट दिया हमने, क्लियर। ये हो गया, ये हो गई क्रॉस, देखो इसका इस तरफ है, तो देखो करंट कैसे जाएगा इस डायरेक्शन में, तो उसका परपेंडिकुलर एरिया ये हो गया, ठीक। ये वाली थिकनेस कितनी है? डी एक्स है। तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस डी आर में लिख लो, डी आर मतलब छोटे से स्लाइस का रेजिस्टेंस, क्लियर। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे जो भी हो इनटू लेंथ, देखो करंट इस तरफ जाएगा तो लेंथ कौन सा है? यही है ना, ये वाली डी एक्स डिवाइडेड बाई इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए, वो तो सेम ही है, क्लियर। अब रो कितना है? ये देखो 2x+3 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया, ये हो गया इस छोटे से स्लाइस का रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? तो इस छोटे से स्लाइस का रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। इसका मतलब ऐसे स्लाइसेस यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में इनफाइनाइट बनेंगे, और ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस को ऐड करने का तरीका क्या है? इंटीग्रेट कर लेना। तो चलो कर लेते हैं इसको। तो r इज इक्वल टू एरिया को कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 मल्टीप्लाइड बाई dx। अब देखो ये स्लाइसेस कहां से बनने स्टार्ट हुए? x इक्वल टू 0 से। खत्म कहां पे होंगे? l पे। x इक्वल टू 0 से l तक चले जाएंगे, ठीक। ऐसे सारे स्लाइसेस यहाँ से इस तरीके से ऐड होते चले गए, सबकी रेजिस्टेंस ऐड होती चली गई, ठीक, क्योंकि ये सीरीज में भी है, क्लियर। तो ये कितना आ गया? 1/a। ये कितना आ जाएगा बता दो? 2 x dx, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 गायब हो गया, l प्लेस कर दो तो l स्क्वायर प्लस 3 इंटू एल, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, क्लियर है? बस सॉल्व हो गया ये। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे? एल की वैल्यू को कुछ देंगे, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर, एनीथिंग। क्रॉस सेक्शनल एरिया में रेडियस को देंगे, रेडियस मान लो कि 1 सेंटीमीटर का हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? ये को जस्ट वैल्यूज प्लेस करना है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा रेजिस्टिविटी पे बेस्ड, जो कि पोजीशन टू पोजीशन चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहाँ पे मतलब आगे की तरफ बढ़ के जा रहे हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ के जा रही है। आप किसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस करेगा, कहीं स्क्वायर करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक। अल्टीमेटली आपके दिमाग में होना चाहिए कि वेरिएबल जब भी टर्म आएगा, या तो एरिया वेरिएबल हो, या लेंथ तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है, या फिर रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो, आपको इंटीग्रेट करना ही होगा। ये दिमाग में बिठा के रखना हमेशा, ठीक है। इसको नोट कर लो। अरे शुभम, थैंक यू बेटा। सॉरी मैं पढ़ाने में बिजी हो गया क्या? क्योंकि खुश रहो मस्त रहो बिल्कुल शुभम। हो गया, लिख लिया बच्चों? अब देखो, तो ये रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पे बेस्ड हमारे कुछ एक सवाल है, ठीक। अब जैसे देखो, एक बढ़िया सवाल कराता हूँ आईआईटी के लेवल से, ठीक। यहाँ देखो, एक फ्रस्टम टाइप स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड द फ्रस्टम, क्लियर। एक स्ट्रक्चर इस तरीके का, इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ये गिवन है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एल गिवन है, इस वाले पार्ट की रेडियस ए है,
इस वाले पार्ट की रेडियस बी है। आपसे पूछा गया है कि ये जो दोनों एंड्स हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनके बीच में इस फ्रस्टम का रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। ठीक, ये अच्छा सवाल है बेटा। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है, देखो सबसे अच्छा क्या है, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, पिछले क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी चेंज हो रही थी, अब इस क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। देखो कैसे, जो मान लो कि स्लाइसेस काटना, जैसे मान लो कि ये केक इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता और केक को बहुत ही छोटे छोटे, मतलब पूरा एक ऐसे ऐसे स्लाइसेस में कट करो इसको, मतलब बहुत ऐसे ही मान लो कि बहुत सारे स्लाइसेस को मिलाकर ये वाली केक इस डिजाइन की बनी हुई है। तो एक स्लाइस अगर कोई भी ले ली जाए, मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक स्लाइस में ऐसे काट लूं इस तरीके का, जो पिछले केस में भी किया था हमने, इस तरीके का एक स्लाइस काट लो जिसकी थिकनेस डी एक्स, बहुत छोटा सा स्लाइस है ये, इस तरीके से स्लाइस ऐसे मैंने क्या किया, इसका एक काट लिया ऐसे। ठीक है, तो इस स्लाइस की जो रेडियस होगी वो ए से बड़ी बस बी से छोटी होगी। ठीक है, तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि ये स्लाइस अगर यहाँ होता तो उसकी रेडियस जो होती इससे कम होती, और अगर ये स्लाइस इधर को होता तो ये जो रेडियस होती उससे ज्यादा होती। समझ आ रही है, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। तो फिर दिमाग में तुम्हारी ये बात आ जानी चाहिए कि हमें इंटीग्रेट तो करना ही होगा किसी भी हाल में। ठीक है, जब इतनी बात समझ आ ही गई है तो अब हम इंटीग्रेशन का बेसिक प्रोसेस पे आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे जाके ये जो स्लाइस आपने कट करके निकाला है ऐसे, ये जो स्लाइस जो काट के बाहर निकाला है जिसकी थिकनेस कितनी है, ये dx मानी है आपने, जिसकी रेडियस क्या है r मानी है आपने। क्लियर, तो सिर्फ इतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, क्योंकि रो कांस्टेंट है तो इसमें वेरिएबल का कोई चांस नहीं है। ठीक, इनटू एल, एल क्या होता है बेटा, जिधर को करंट जाए वो डायरेक्शन रेजिस्टेंस में, तो करंट किधर जाएगा, देखो इसके बीच में निकालना है ना, एक सेल अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर ले तो करंट इस तरीके से होके जाएगा। समझ में आगे बात, तो करंट किधर जाएगा, तो लेंथ इस डायरेक्शन में कितना है, देखो dx, तो रो dx डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बताओ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा, ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी रेडियस आर है, तो अब इस पाई आर, ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गई रेजिस्टेंस इस वाले साइज की, और ऐसे स्लाइस x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके x इक्वल टू l तक बनेंगे जो कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होंगे। अब इन सबको ऐड करना है, ऐड करने का आसान तरीका इंटीग्रेट करना। समझ में आगे बात ना, स्केलराइजेशन जो होता है इसका मतलब इंटीग्रेट करना। तो r कितना हो जाएगा, रो बाई पाई को कांस्टेंट के बाहर रख गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, तो पंगा अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बहुत बच्चे ने इसको देख के सीधा लिख देंगे, आर को ऊपर लेके जाएंगे -2, आर इसके ऊपर -2 +1 के बाद भाई -2 +1। गलत है, क्यों, क्योंकि आर एक अलग वेरिएबल है, एक्स एक अलग वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन में एक सिंगल वेरिएबल वाली टर्म आती है। समझ में आगे बात, तो सिंगल वेरिएबल वाला जो टर्म है यहाँ पे उसको यूज करना है। आर को हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, आर को या तो एक्स के फॉर्म में लिख लो या एक्स को आर के टर्म में लिख लो, दोनों में से कोई एक काम। तो सवाल अब यह है कि आखिर आर को एक्स के टर्म में लिखा कैसे जाए, है तुम लोग के पास उपाय, कंस्ट्रक्शन तुम्हारे सामने है, देखकर बताओ, देखकर बताओ, सब लोग बताओ, जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना उसको सीरियसली एकदम पढ़ो और देखकर बताओ मुझे आर और एक्स में रिलेशन कैसे कैलकुलेट की जाए। देखो जरा यहाँ पे, ये बढ़िया सवाल है यार कि स्टैंडर्ड से। देखो एक काम करके, कंस्ट्रक्शन तो तुम लोग करते रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे मान लो कि ऐसे एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया। ठीक, सोचो जरा, इसमें ये वाली लेंथ ए है ना, और ये वाली लेंथ आर है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई, क्या आर माइनस ए लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसी तरीके से ये वाली लेंथ बी है, तो ऊपर वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए। क्या होगा, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, यहाँ देखो ये ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है, ये और ये दोनों सिमिलर है ना। ठीक, तो सिमिलरिटी यूज कर लो। सिमिलरिटी क्या कहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या लिख देंगे,
आर माइनस ए अपॉन इसकी लेंथ कितनी थी एक्स इज इक्वल टू ये देखो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ कितनी थी इस वाले ट्रायंगल की एल। सो आर कितना आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए। ये देखो आर एक्स के टर्म में हमने कैलकुलेट कर लिया है। समझ में आगे बात? ठीक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ठीक है, जरा यहाँ पे देखो। गुड आफ्टरनून सुनील। अब यहाँ पे देखो तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन पाई, उस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डी एक्स डिवाइडेड बाई आर को प्लेस करो। आर ये पूरा, इसको कुछ के मान लू मैं, कौन बार बार इतना लिखता रहेगा, इसको के मान लेते हैं, बाद में प्लेस कर लेंगे। तो ये आ गया के एक्स प्लस ए, जहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो आर का स्क्वायर था तो ये पूरा स्क्वायर हो गया। ठीक, जहाँ पे के कितना है बी माइनस ए अपॉन एल, हमें याद रहे इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। अब देखो वेरिएबल इसमें आ गया, देखो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, अब हमारे पास बिल्कुल सब कुछ सही है। तो एक्स की वैल्यू कम से कम 0 होगी, तो पहली स्लाइस यहाँ से स्टार्ट होगी और अंतिम स्लाइस यहाँ पे खत्म होगी, जहां पे एक्स की वैल्यू एल के बराबर है। मतलब पहली स्लाइस से लास्ट स्लाइस तक हमें चले जाना है। क्लियर? अपने आप ये जो प्रोसेस जो है ना इंटीग्रेशन, यही तो इसकी खूबी है, ये अपने आप सब ऐड कर लेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसको ऊपर लेके जाओ तो कितना आएगा रो अपॉन पाई, इसको ऊपर लेके गए तो के एक्स प्लस ए रेस टू का पावर माइनस जो हो गया टी एक्स 0 टू एल, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो जानते हैं। ठीक, और जो 12 वाले बच्चे हैं उन्होंने डेफिनेटली फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा 11 क्लास में। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो 12 क्लास में कोई इंटीग्रेशन आपको मेरे अंदाजे से मैथमेटिक्स में आ भी गई होगी, तो उस समय आपको पता है कि ये एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा रो अपॉन पाई, ये देखो के एक्स प्लस ए रेज टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये आ गया। ये लिमिट कितनी है 0 टू एल। ठीक, लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक से थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन में। ऐसा क्यों, ये आप अपने मैथमेटिक्स वाले सर से पूछना। सिंपल हिंट दे देता हूं, अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करके तो इसको z मान लेते हैं, तो dx जो आता 1/k इंटू dz आ जाता, तो ये 1/k ना बाहर आ जाता। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे k से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप सोचोगे कैसे हुआ, इतना आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आगे चलो, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब जब ये लिमिट यहाँ पे देखो -2 + 1 कितना हो गया बेटा -1, यहाँ देखो -2 + 1 -1, तो किसी भी चीज का पावर -1 क्या होता है डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो गया रो अपॉन पाई के, ये कितना आ जाएगा के एक्स प्लस ए 1 डिवाइडेड बाई के एक्स प्लस ए। देखो यहाँ पे के एक्स प्लस ए का पावर -1 है, तो एक्स का पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/x, लिखा जा सकता है ना बेटा। देखो आसान सी बात है, मतलब एक्स की पावर -2 तो इसको 1/x² लिख सकते हैं। ठीक, जब इसको ऊपर ले जाकर -2 लिख सकते हैं तो नीचे लाकर +2 को लिख ही सकते हो ना, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ये आ गया, लिमिट कितनी हो गई, अच्छा एक माइनस भी रह गया था यहाँ पे, ये देखो -2 + 1 -1 था 0 टू एल। ठीक है, तो रो अपॉन पाई के एक बार एल को प्लेस कर लो। अब यहाँ पे टाइम आ गया है के की वैल्यू को प्लेस करना, तो के को हम रख लेते हैं बी माइनस ए अपॉन एल, ये आ गया माइनस, पहले एल प्लेस करो तो 1 अपॉन बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स के जगह पे एल रख लिया प्लस ई, ये होगी माइनस, एक और माइनस यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 0 रखोगे, ये 0 रखोगे, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो सिर्फ ए रह गया, इतना आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो रो एल ऊपर चला जाएगा, ये आगे भाई पाई बी माइनस ए, ये देखो कि ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये एल और एल गायब, ए और ए गायब, तो ये आ गया -1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए, इतना रह गया। तो रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, ये देखो कि ये कितना आ जाएगा बी माइनस ए आ गया ऊपर में, और नीचे
ए भी आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, ये और ये कहानी गायब, क्लियर। तो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी। बढ़िया सवाल, खतरनाक सवाल, जो बोलना चाहो सब बोलो, लेकिन बहुत अच्छा सवाल, ठीक। तो किस वन इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस फ्रस्टम टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। बेसिकली इस क्वेश्चन ने दो चीजें आपसे स्पेशली चेकअप किया है, दो क्या तीन चीजें, कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल वाला केस है ताकि हम इंटीग्रेट कर सके, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ गए, क्या आपको इंटीग्रेशन प्रॉपरली आता है। दो वेरिएबल वाली इंटीग्रेशन है तो एक को दूसरे को फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्या वो आपको आता है। क्या आपको लिमिट प्रॉपरली प्लेस करके सॉल्व करना आता है। ये तीन चार चीजें इस पूरे क्वेश्चन में आपसे डिस्कस की गई है। समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। होप आप सबको ये पूरी की पूरी कहानी समझ आई होगी कि ये आज का जो हमारा क्लास था करंट के बेसिक और रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट था। अगली क्लास जो होगी, जो थर्सडे को है, वो मैं सर्किट के ऊपर सीरीज, पैरेलल एंड बहुत अलग अलग टाइप के जो सर्किट्स होंगे उसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि आपको समझ में आ गया है, ठीक। सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक। मन करे तो शेयर भी कर लो, ठीक। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कल का सेशन हमारा 11 का है, याद रखना, ठीक। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।